जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने प्लेटफॉर्म जीएस सारथी अड्डा पे। तो प्यारे बच्चों, बीपीएससी पूर्वालोकन के मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज में आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो प्यारे बच्चों, अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप अपने तैयारी को एक नया आयाम दे सके। तो प्यारे बच्चों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है कि औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले हम औपनिवेशिक काल समझेंगे। औपनिवेशिक का मतलब होता है कि वैसा देश या वैसी विदेशी शक्ति जो किसी दूसरे देश में आकर के वहां की आर्थिक व्यवस्था पे अपना कब्जा करे या आर्थिक शोषण करे, और उस बीच के समय को औपनिवेशिक काल कहते हैं। तो औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा, आपको बताना है कि जब रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में होती है तो भारतीय उद्योग पर प्रभाव क्या पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए है आयात को बढ़ावा देकर के औद्योगिक विकास में बाधा डाली जाती है, या दूर दराज के क्षेत्रों में उद्यमिता को प्रोत्साहित किया गया, या ऑप्शन नंबर सी सस्ता परिवहन प्रदान करके औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया गया, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई इनमें से कोई नहीं। और यह प्रश्न जो है यह बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 का प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब 1853 ईस्वी में रेलवे की शुरुआत भारत में होती है तो इससे आयात तो बढ़ता है लेकिन औद्योगिक विकास में बाधा आने लगती है। औद्योगिक विकास में क्या होने लगती है? बाधा आने लगती है। तो भारत में पहली रेल कब चली थी? तो मुंबई से थाड़े चली थी और 1853 में चली थी। इस बात को हम लोगों ने पिछले सेशन में किया है, प्रश्न आया था, वहां डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को कर रखा है। बॉम्बे से थाड़े के बीच चलाई गई थी। और पहला पैसेंजर यानी कि व्यक्तिगत ट्रेन जिसमें पैसेंजर को लेकर के गया था वो कहाँ चलाई गई थी? तो वो कोलकाता में चलाई गई थी और 1854 में चलाई गई थी। औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे के विकास से आयात को बढ़ावा मिला तथा औद्योगिक विकास में बाधा उत्पन्न हुई। फलस्वरूप भारतीय उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। फलस्वरूप भारतीय उद्योग पर क्या पड़ता है? तो नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, यह 2 बार पूछा हुआ है, 53वीं और 55वीं दोनों बीपीएससी में पूछा हुआ है। प्रश्न है अगला कि अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? बहुत बढ़िया। तो अस्थायी बंदोबस्त था क्या और अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जमींदारों के साथ किया गया, या ग्रामीण समुदाय के साथ किया गया, या मुकदमों के साथ किया गया, या किसानों के साथ किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया। अब एक्सप्लेनेशन को हम देखेंगे और एक्सप्लेनेशन में आगे बढ़ेंगे। एक एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इन सभी पॉइंट से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अभी हम यहाँ प्रश्न कर रहे हैं, देखिए कि प्रश्न पूछा है और फिर उससे जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उससे कैसे फिर प्रश्न बनाया है, या उसी प्रश्न को कैसे थोड़ा सा घुमा करके पूछा हुआ है। तो 1853 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्ती या चिरस्थी बंदोबस्त या बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। अब आपको ध्यान रखना है कि अस्थायी बंदोबस्त या चिरस्थी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। यह नाम आपको याद होना चाहिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। कब किया? तो 1793 ईस्वी में किया। अब इसे और किस किस नाम से जाना जाता था? तो इसे इस्तमरारी जागीरदारी, मालगुजारी एवं बिस्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता था। किसको? अस्थायी बंदोबस्त या चिरस्थायी बंदोबस्त को। ठीक है, यह व्यवस्था कहां कहां लागू हुई यदि पूछे तो यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लागू हुई थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लागू की गई थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। तो इसके अंतर्गत क्या था? तो समूचे ब्रिटिश भारत। समूचे ब्रिटिश भारत का मतलब हुआ कि भारत की वैसी भूमि जिस पे ब्रिटिश सरकार का कब्जा था उसे कहेंगे हम ब्रिटिश भारत। उसके क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया। जमींदार के जो एक नए वर्ग होते हैं उन्हें भूस्वामी घोषित कर दिया गया इस व्यवस्था के तहत, जिससे भूमि के लगान, यहां से प्रश्न पूछता है, भूमि के लगान का लगभग 10/11वां भाग कंपनी को देना था
तथा 1/11वां भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। ठीक है, अपने सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि किसने बंगाल में चिर अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की। अभी हमने बात किया, यह 2024 में बीपीएससी री एग्जाम प्री का प्रश्न है और जस्ट देखिए इस प्रश्न से बना है। यहाँ अस्थायी बंदोबस्त और अस्थायी बंदोबस्त को हम चिरस्थी बंदोबस्त भी कहते हैं और यहाँ अस्थायी बंदोबस्त छोड़ के सीधा प्रश्न कर दिया है कि चिरस्थी बंदोबस्त प्रणाली की किसने शुरुआत की थी। तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। मैंने अभी बात किया कि कैसे प्रश्नों को घुमाता है एग्जामिनर, कैसे प्रश्न के साथ खेलता है, इस पे आपको बहुत ध्यान देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ऊपर की जितने एक्सप्लेनेशन है वो सभी एक्सप्लेनेशन ही इसके लिए भी एक्सप्लेनेशन होंगे। ठीक है, उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। वहीं अस्थायी बंदोबस्त को चिरस्थी बंदोबस्त कहा जाता था, बस नाम चेंज कर दिया है और कुछ चेंज नहीं किया है। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई थी। आपको बताना है कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी सबसे पहले कहां लागू की गई थी। क्या गुजरात में लागू की गई थी, या मद्रास में लागू की गई थी, या बंबई में लागू किया गया था, या उड़ीसा में लागू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, मद्रास में लागू किया गया था। कहां लागू किया गया था, मद्रास में लागू किया गया था। अब हम यहां देखेंगे एक्सप्लेनेशन में कंसेप्ट के साथ साथ एक एक पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे ताकि रैयतवाड़ी से प्रश्न हमारा न छूटे। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रायोगिक तौर पे किसने किया। तो प्रायोगिक तौर पे माने एक प्रयोग के रूप में सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 में किया गया था। नहीं होता है कि कोई व्यवस्था को चलो प्रयोग करते हैं कि इसकी क्या स्थिति है या इसका क्या लाभ होता है या फिर ये आगे चलेगा कि नहीं। तो इस व्यवस्था के तहत, बस प्रायोगिक व्यवस्था के तहत इसने शुरू किया, लेकिन बाद में 1820 में यह व्यवस्था पूरे मद्रास में लागू कर दी जाती है। तो एक एक पॉइंट के साथ बढ़ते हैं। तो जब भी प्रायोगिक तौर पे पूछे तो आपको याद रखना है अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 ईस्वी में कहां किया गया। तो चेन्नई में जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र में लागू किया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। थॉमस मुनरो का संबंध भी रैयतवाड़ी व्यवस्था से है। थॉमस मुनरो का संबंध किससे है, रैयतवाड़ी व्यवस्था से। क्यों है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रायोगिक तौर पे तो अलेक्जेंडर रीड ने शुरू कर दिया था, लेकिन संपूर्ण मद्रास की जब संपूर्ण मद्रास की बात कहे तो थॉमस मुनरो को आपको याद रखना है कि थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1820 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बनने पर इसे पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया। यानी कि पूरे मद्रास, पूरे चेन्नई में, मद्रास को भी चेन्नई कहा जाता है, पूरे चेन्नई में इसको क्या कर दिया, उसने लागू कर दिया। वह नाम आता है थॉमस मुनरो का। मुनरो के शिष्य एल्फिंस्टन ने इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया। अब प्रश्न पूछे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को बॉम्बे में किसने लागू किया, तो आपको याद रखना है एल्फिंस्टन ने किया था, जो मुनरो के शिष्य थे। अब इसमें क्या था, तो संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लगभग, अभी हमने बताया कि ब्रिटिश भारत का मतलब वैसा क्षेत्र जिस पे पूर्ण रूप से ब्रिटिश का पकड़ हो, या ब्रिटिश, वहां की पूरी व्यवस्था ब्रिटिश सरकार द्वारा देखी जाती है। तो संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लगभग 51% क्षेत्र, अब इस 51% क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो मद्रास हो जाएगा, बंबई हो जाएगा, बंबई का कुछ हिस्सा असम एवं कुर्ग का मतलब होता है कर्नाटक। इस 51% में इतने जगह आते हैं। यह व्यवस्था यहां लागू कर दी गई। कहां कहां, तो मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से में, असम और कर्नाटक में लागू कर दी गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया। अब जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, इसमें रैयत को भूमि का मालिकाना हक तो दिया गया, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से सीधे एवं व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। यानी कि जब उन्हें मालिकाना हक दे दिया गया तो प्रत्यक्ष रूप से सीधे एवं व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। 1835 ईस्वी के बाद जी बिगेंट और H.E. गोल्ड स्मिथ द्वारा इस व्यवस्था में सुधार किया गया। यह लाइन याद है कि रैयतवाड़ी को सुधारने का काम किसने किया, तो जी बिजेंट और H.E. गोल्ड स्मिथ द्वारा किया गया। ठीक है, तो हमने यहां देखा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था की प्रायोगिक तौर पे किसने शुरुआत किया, फिर उसको संपूर्ण मद्रास में किसने शुरुआत किया, फिर बॉम्बे में किसने शुरुआत किया, और यह कैसे आगे बढ़ी और रैयतवाड़ी व्यवस्था थी क्या।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि मद्रास में रैयतवाड़ी, देखिए यह 2020 का प्रश्न है और यह 2022 का प्रश्न है। 2022 का प्रश्न है रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई थी, और 2020 में पूछा है कि रैयतवाड़ी में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि रैयतवाड़ी पद्धति को प्रारंभ थॉमस मुनरो ने किया था। किसने किया था? थॉमस मुनरो ने किया था। यह नाम हमने बताया कि प्रायोगिक तौर पे किसने किया, तो अलेक्जेंडर ने किया, लेकिन आधिकारिक तौर पे कौन करता है, तो थॉमस मुनरो करता है। आपको याद रखना है थॉमस मुनरो करता है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। आपको बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं आना है, आपके अंदर बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक एक पॉइंट को मैं अच्छे से इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपका सभी जो भी कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन दूर हो जाए और आपका एक एक प्रश्न बेहतर ढंग से बने, और आप जब एग्जाम में जाए तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहे, और प्रश्न में जब एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करे तो वहां आप फंसे नहीं, बल्कि बिल्कुल आसानी से और उसके बातों को समझते हुए आप आंसर दे के चले। क्योंकि एग्जाम पास करना एक आर्ट भी है कि आप कितना समझ पा रहे हैं प्रश्न को, एग्जामिनर के थिंकिंग को कितना समझ पा रहे हैं, और जब ये समझने लगिएगा तो एग्जाम में आपका एक एक प्रश्न जरूर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन वही है कि उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखिए कैसे प्रीवियस ईयर करने का फायदा क्या होता है कि बार बार एक ही प्रश्न को कैसे घुमा करके पूछा जा रहा है। यदि आप वन लाइनर पढ़ेंगे कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, और आप व्याख्या के साथ कॉन्सेप्ट के साथ जब पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे प्रश्नों को एग्जामिनर आगे पीछे करता है और इसी में बच्चे फंस जाते हैं। अगला प्रश्न है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। अभी ऊपर वाले कंसेप्ट में हमने देखा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान जो था स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। यह 2019 का प्रश्न है। पहले तो ये ऐसे प्रश्न नहीं आते थे, लेकिन आजकल इन सभी व्यवस्था से भी प्रश्न आ रहे हैं। देखिए 18, 20, 22, 24 इन सभी जगहों पे जब आप 2015 से पहले चले जाएंगे तो एक दो प्रश्न या आते ही नहीं थे, लेकिन जैसे आप 15 के बाद 17 के बाद आप आते हैं तो ये सभी प्रश्न आने शुरू हो गए। इसलिए आपको अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना होगा। अपने स्टैंडर्ड को जब आप आगे बढ़ाएंगे तभी आप एग्जाम में रहेंगे या फिर सफलता के मार्ग को प्रशस्त कर पाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक तो होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार भी माना जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है। यह बीपीएससी 2023 का प्रश्न है और प्रश्न है कि किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। बहुत बढ़िया, आपको बताना है कि महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी। महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। तो रैयतवाड़ी के बाद महालवाड़ी आता है और इसकी शुरुआत 4 ऑप्शन आपके सामने है। लॉर्ड हेस्टिंगस, लॉर्ड कर्नवालिस, होल्ट मैकेंजी, 4 नहीं सॉरी 5 ऑप्शन है। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, होल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। आपको एक लाइन में ये बात याद रखना है। यह प्रश्न 2023 में पूछा हुआ है। अब इससे और क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं इस पे हम चर्चा करेंगे एक्सप्लेनेशन में। कि इसकी स्थापना कब की गई, तो 1822 में की गई, याद रखना है, होल्ट मैकेंजी द्वारा। और कहां की गई, तो बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत जिसमें वर्तमान में उत्तर प्रदेश है वहां की गई। भू राजस्व व्यवस्था की एक नई पद्धति महालवाड़ी तैयार की गई। अब ये याद रखना है कि यदि प्रश्न सिंपल सा पूछ दे कि भू राजस्व व्यवस्था की नई पद्धति, रैयतवाड़ी के बाद नई पद्धति क्या थी, तो आपको याद रखना है कि रैयतवाड़ी के बाद जो नई पद्धति आई थी वह महालवाड़ी पद्धति थी। महालवाड़ी पद्धति थी। इस प्रणाली के मध्य प्रांत पंजाब समेत ब्रिटिश भारत, लगभग पंजाब के साथ साथ ब्रिटिश भारत यानी कि जहां जहां ब्रिटिश सरकार का पकड़ था जिस जिस क्षेत्र पे, उन सब में 30% भूभाग शामिल था। लगभग 30% भूभाग महालवाड़ी में शामिल था। महालवाड़ी पद्धति में जमींदारी और रैयतवाड़ी दोनों के तत्व शामिल थे। यानी कि महालवाड़ी पद्धति जो था उसको ऐसे डिजाइन किया गया था जिसमें जमींदारी और रैयतवाड़ी दोनों शामिल हो। यानी कि जमींदारी को और रैयतवाड़ी को दोनों को मिक्स करके एक नई व्यवस्था लाई गई जिसे महालवाड़ी कही गई। ये भी प्रश्न बना सकता है। एग्जामिनर के हाथ में है कि आपका कंसेप्ट यदि चेक करना चाहे तो उसको उस प्रश्न को जैसे चाहे वैसे बना सकता है। और एग्जाम में वही बच्चे पास करते हैं, वही बच्चे रिजल्ट लेकर के आते हैं जिनका कंसेप्ट बेहतर ढंग से क्लियर होता है
और इस प्रकार के प्रश्नों को जो करते हैं। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार आपको इतना डीपली और इतना अच्छे ढंग से सीक्वेंस में एक एक प्रश्न बना करके बताया जा रहा है, ये आप खुद अनुभव कर रहे होंगे। पूछे गए प्रश्न में बंगाल शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि प्रश्न में बंगाल कहा गया है, लेकिन बंगाल नहीं होना चाहिए बल्कि बंगाल प्रेसिडेंसी होना चाहिए। ठीक है, अतः विकल्प सी सही है। बिहार लोक सेवा आयोग ने ही प्रारंभिक और संबोधित उत्तर में, यानी कि इस पे जब विवाद हुआ तो भी बिहार लोक सेवा आयोग ने कहा ठीक है बंगाल है, कोई बात नहीं, हम बंगाल को ही मान करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि बंगाल प्रेसिडेंसी होना चाहिए। तो महालवाड़ी के बारे में हमने बात किया कि महालवाड़ी व्यवस्था क्या थी, महालवाड़ी व्यवस्था किस दो व्यवस्था का मिश्रण था, इन सभी बातों पे हम लोगों ने चर्चा किया, किसने लागू किया और कब लागू किया। अगला प्रश्न है कि जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से जाना जाता था। बहुत बढ़िया, यानी कि जो जमींदार हुआ करते थे, जो जमींदार थे वह कृषक यानी कि किसान से जो बेगार या अवैध उपकर मांगते थे उसे किस नाम से जाना जाता था। क्या उसे बेथी कहा जाता था, मेथी कहा जाता था, साथी कहा जाता था या बीती कहा जाता था, या इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। यह प्रश्न सीडीपीओ, बीपीएससी के सीडीपीओ का जो एग्जाम होता है उसमें 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। 33 प्रश्न में 33 वर्षों में आज तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का आकलन यहाँ है, यानी कि इससे ज्यादा आज तक बीपीएससी में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे ही नहीं गए हैं। ठीक है, आज तक के बीपीएससी के एग्जाम का 2025 पूरा जो 2025 है वहां तक के प्रश्नों को कवर किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों बेथी, ऑप्शन नंबर ए बेथी। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकरण को बेथी के नाम से जाना जाता था, बेथी के नाम से जाना जाता था। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकरण को बेथी कहा जाता था। लोगों से बिना मजदूरी के काम करवाने की प्रथा बेगारी कहलाती थी। अब बेगारी क्या था, इसको आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा कि बेगार क्या कहलाता था। तो बिना मजदूरी का काम, यानी कि आप काम करवा लिया जाता था और मजदूरी नहीं दिया जाता था, उसे बेगार कहा जाता था। जब अवैध उपकर पूछ सकता है, बेथी पूछ सकता है, तो बेगार भी पूछ सकता है। अर्थात यह एक प्रकार का अवैतनिक जबरन श्रम था, यानी कि आपसे श्रम करवा लिया जाएगा, काम करवा लिया जाएगा और पैसा नहीं दिया जाएगा, इसे बेगार कहा जाता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चों में समाहित था। आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा है जो होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्च में समाहित था। ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, रेलवे के ग्रांटेड ब्याज या उपयुक्त सभी। तो प्यारे बच्चों ये जो तीनों के तीनों काम है, यह तीनों काम भारतीय सरकार के खर्चे से चलता था, या जो यहाँ होम चार्ज लगाया जाता था, होम टैक्स लगाया जाता था, उससे चलता था। यानी कि ब्रिटिश अधिकारी, जो ब्रिटिश भारतीय अधिकारी यानी कि ब्रिटेन के होते थे लेकिन भारत में अधिकारी बन के आते थे, उनका पेंशन भारत के ही अर्थव्यवस्था से जाता था। भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, इसकी भी व्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था यानी भारत के पैसों से ही होता था। रेलवे के ग्रांटेड ब्याज जो था उसकी भी भरपाई भारत के पैसों से यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था से ही की जाती थी। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको यह सेशन बेहतर लग रहा होगा। यदि आपको यह सेशन यूजफुल लग रहा हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ सपोर्ट करें। आप अपने मित्रों तक इस चैनल को पहुंचाएं ताकि वह भी मॉडर्न हिस्ट्री का यह लुत्फ उठा सके और एग्जाम में प्रश्नों को बिल्कुल ढंग से करके आए। आजकल 90% लगभग प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री के ही पूछे जा रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर प्रश्न को उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मॉडर्न हिस्ट्री लगभग 80 से 90% प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री के ही हैं। ठीक है, तब हम यहां देखेंगे कि होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चों में ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों का पेंशन भी था। भारत को आपूर्ति की गई सैन्य और अन्य सामग्री तथा रेलवे के निवेशकों को ग्रांटेड ब्याज भी था, ये सभी समाहित था। यहाँ विकल्प में त्रुटि वश भारत में खरीदे गए सैन्य और अन्य भंडार लिखा गया है, जिसके स्थान पे इंग्लैंड में खरीदे गए तथा भारत को आपूर्ति की गई सैन्य और अन्य सामग्री ज्यादा सही है, जिसका उल्लेख बिपिन चंद्र जैसे इतिहासकार में भी मिलता है। बिपिन चंद्रा का एक बुक आता है
मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत विख्यात बुक है, बहुत ज़बरदस्त बुक है। मैं जब ये पढ़ाता हूँ तो उसको भी कवर करता हूँ, उसको भी वहाँ से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो उन्होंने भी इस बात को कहा है, यानी कि बता रहा है कि जो प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी है, जो प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी है उसको थोड़ा और सुधार करके वहाँ बताया जा सकता था। अगला प्रश्न है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ था। बहुत बढ़िया। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम क्या 1850 में हुआ था, 1895 में हुआ था, 1900 में हुआ था या 1905 में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1900 में पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम को पारित किया गया था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम सन 1900 में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि का, जो कृषक होते थे उनकी भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना काफी हद तक नियंत्रित कर दिया गया। यानी कि जो किसानों की भूमि है, जो कृषकों की भूमि है, उसको अब गैर कृषक को नहीं दिया जाएगा, गैर कृषक को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। इस बात को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम के तहत। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा आज का आखिरी प्रश्न, आज का ही नहीं बल्कि इस पूरे टॉपिक का आखिरी प्रश्न। आज हमारा यह टॉपिक खत्म हो जाएगा, केवल इसमें 11 प्रश्न थे और यह बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 का प्रश्न है, जिसमें भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी। आपको यह बताना है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी। क्या 1818 में स्थापित की गई थी या ऑप्शन नंबर बी 1861 में, ऑप्शन नंबर सी 1854 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए 1818 में की गई थी। अब भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1818 में तो की गई थी, कहाँ की गई थी, तो कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। पूछता है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। हालांकि इस मिल को व्यावसायिक विफलता का सामना करना पड़ा और बाद में इसे बंद कर दिया जाता है। तो उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आज का सेशन आपको बेहतर लगा होगा और जीएस सारथी अड्डा आपके साथ हमेशा ऐसे ही आपका एक सारथी बनके तब तक चलेगा जब तक आप सफलता के शिखर तक नहीं पहुंच जाते हैं। और कंसेप्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर, यह जीएस सारथी का ध्येय है, क्योंकि कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आपका भी पताखा ऐसे ही फहराएगा और रिजल्ट आपका जरूर क्लियर होगा। तो ध्यान रखना है और प्रतिदिन आपको हमारे साथ जुड़ना है। एक से बढ़ के एक प्रश्न आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे और नए नए तरीके से, नए नए अप्रोच के साथ बताए जाएंगे कि किस अप्रोच से आपको प्रश्नों को करना है, कैसे नए नए प्रश्न बनाए जा सकते हैं। इन सभी बातों पे हम प्रतिदिन चर्चा करते हैं और हमारा 2 सेशन प्रतिदिन चलता है। एक लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक है, उसका पीवाईक्यू या एमसीक्यू कहें, उस सीरीज को हम कवर करते हैं, उसका भी एक्सप्लेनेशन हम खुद से तैयार करते हैं, जो लूसेंट सब्जेक्टिव है उससे और एनसीईआरटी को रख करके दोनों से एक्सप्लेनेशन को तैयार किया जाता है, ताकि एक भी प्रश्न आपका भारत के किसी भी एग्जाम में आप देने जाएं तो उस टॉपिक का प्रश्न आपसे न छूटे, क्योंकि लूसेंट थोड़ा सा ब्रॉड हो गया और वो पूरे एग्जाम को कवर करता है, चाहे एसएससी हुआ, बैंकिंग हुआ, रेलवे हुआ या फिर बिहार का कोई भी एग्जाम हुआ, उन सबको कवर करता है। तो वो भी हमारा सीरीज प्रतिदिन चलता है और ये घटना चक्र या बीपीएससी पूर्वालोकन का तो सीरीज चल ही रहा है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, ख्याल रखें, बाय बाय।